नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं आपके साथ हिमानी। बात करते हैं हरियाणा बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट की। पीएस सुधीर सांगवान की नजर सोनाली की प्रॉपर्टी पर थी। वही सार सिरसा नेशनल हाईवे पर मौजूद सोनाली की 6 एकड़ जमीन की लीज अपने नाम कराने के लिए कागजात तैयार कर चुका था। उसने इसके लिए 3 बार हिसार तहसील दफ्तर में टोकन भी लिए, मगर किसी न किसी वजह से तय तारीख पर सोनाली तहसील नहीं पहुंच सकी। गोवा पुलिस सुधीर सांगवान को सोनाली फोगाट के कत्ल के केस में गिरफ्तार कर 10 दिन के रिमांड पर ले चुकी है। इस केस की जांच के सिलसिले में गोवा पुलिस बुधवार को हिसार में सोनाली के ढंडूर फार्म हाउस पहुंची थी। गोवा हाउस हिसार के ही संत नगर में बनी सोनाली की कोठी पर भी जाएगी। सोनाली के एडवोकेट राजेश बिश्नोई ने कहा कि सुधीर की ओर से तैयार कराए गए लीज संबंधी कागजात गोवा पुलिस की जांच टीम को देंगे। सोनाली के एडवोकेट राजेश बिश्नोई के अनुसार परिवार ने मंगलवार को ही हिसार तहसील दफ्तर से सोनाली के नाम पर दर्ज प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड चेक करने के लिए निकलवाया। इससे पता चला कि सुधीर की नजर सोनाली की 6.25 एकड़ जमीन पर थी। सुधीर इस जमीन की लीज अपने नाम पर करवाने की तैयारी में था। वह इससे जुड़े कागजात तैयार करवा चुका था। लीज अपने नाम रजिस्टर करने के लिए सुधीर ने 3 बार हिसार तहसील के टोकन भी कटवाए थे। हालांकि किसी न किसी वजह से सोनाली के तीनों दफा तय तारीख पर तहसील नहीं पहुंच पाई और सुधीर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। सोनाली फोगाट और उसकी बहन के नाम 13 एकड़ जमीन है। दोनों बहनों के नाम यही 99 साल के पट्टे पर है। बंटवारे में सोनाली में हिस्से में 6.25 एकड़ जमीन आई। यह जमीन हिसार सिरसा नेशनल हाईवे पर ढंडूर में है। सोनाली के पति संजय फोगाट की 2016 में मौत हो जाने के बाद जमीन का इंतकाल और गिरदावरी सोनाली के नाम हो गई। इसमें 3 एकड़ सोनाली के ढंडूर फार्म हाउस और बाकी 3.25 एकड़ वेयर हाउस बना है। असम के बोगाईगांव में बुधवार को प्रशासन ने एक और मदरसा ढा दिया। आरोप के इसी मदरसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। कबेतरी पार्ट 4 गांव में बने मरकाजों में मारिफ कुआरियाना मदरसे के गिराने के लिए कई बुलडोजर बुलाए गए थे। इलाके में बड़ी संख्या में सैन्य बल भी तैनात किया गया था। असम के हाल में ही इमाम और मदरसे के शिक्षकों में समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप था कि यह आतंकी संगठनों AQIS और ABT से जुड़े हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही प्रशासन मदरसों को गिराने की कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले प्रशासन 4 और 29 अगस्त को 2 और मदरसे गए थे। UDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मदरसे बनाने में 20 से 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन सरकार एक दिन में बुलडोजर चलाकर गिरा रही है। राज्य में लाखों स्कूल हैं और क्या स्कूल में कोई व्यक्ति अपराधी होगा तो स्कूल का गिरा दिया जाएगा। मदरसा गिराए जाने के पहले मंगलवार रात को ही 224 छात्रों को 2 मंजिला इमारत से निकाला गया। ऐसी खबरें थी कि धार्मिक शिक्षकों को भेज में कुछ आंतरिक राज्य में घुस आए थे और राज्य विरोधी गतिविधियों में लगे हैं। 30 अगस्त को गोलपारा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर यहां के कई अहम दस्तावेज बर्बाद कर दिए थे। इसमें ABD से जुड़ा एक चर्चा और AQIS का संदिग्ध लोगो मिला। बोगाईगांव SP स्वप्निल देका के मुताबिक जिला प्रशासन ने 30 अगस्त को एक आदेश जारी करके कहा था कि मदरसा की इमारत कभी भी गिर सकती है। इन्हें तय मायनों में के हिसाब से नहीं बनाया गया था। इसमें लोगों का बैठना खतरनाक है। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। तो बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के मुख्य पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिन में पुरानी पेंशन बहाल करने और दिसंबर 2022 से ही घरेलू उपभोक्ताओं के 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही कांग्रेस ने जनता के लिए 10 गारंटी जारी कर दी गई है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के मुख्य पर्यवेक्षक
भूपेश बघेल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने के 10 दिन में पुरानी पेंशन बहाल करके दिसंबर 2022 से ही घरेलू उपभोक्ताओं के 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की। बघेल और शुक्ला ने वित्तीय प्रबंधन का अध्ययन करने के बाद हाईकमान के निर्देशानुसार गारंटी कार्ड देने का बड़ा दांव खेला है। दोनों नेताओं ने कहा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने सभी घोषणाएं पूरी की हैं। हिमाचल में भी निर्धारित समय पे गारंटी लागू की जाएगी। हिमाचल का संकल्प कांग्रेस ही विकल्प नाम से गारंटी कार्ड जारी करते हुए बघेल ने बताया कि प्रदेश 5 लाख युवाओं को रोजगार और बुजुर्गों को पेंशन की गारंटी दी जाएगी। गाय भैंस पालकों को रोजाना 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा। जैविक खेती बढ़ाने के लिए 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे। 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर माह 1500 रुपए की सुनिश्चित आय दी जाएगी। फलों की कीमत बागवान स्वयं तय करेंगे। बाजार की परेशानी दूर की जाएगी। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 करोड़ रुपए का ऋण युवा स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा। बिना किसी गारंटी और बिना ब्याज के यह ऋण दिया जाएगा। 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 680 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जाएगा। हर विधानसभा का क्षेत्र में 4 अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल खोले जाएंगे। मरीज को जांच, दवा और इलाज निःशुल्क होगा। हर गांव में अस्पताल की गाड़ी भी भेजी जाएगी। बात करते हैं प्रदेश बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय नेताओं के जोधपुर दौरे की तैयारियां तेज कर दी है। 4 दिसंबर प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी की अलग अलग बैठकें होगी। जयपुर में होने वाली इन बैठकों में 8 से 10 सितंबर तक जोधपुर में होने वाली ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति मीटिंग और जोधपुर संभाग के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन की तैयारी के साथ आगामी कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं और मुद्दाओं पर बातचीत होगी। 6 दिसंबर से सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी रामदेव राय की पद यात्रा करेंगे। जोधपुर संभाग के ओबीसी और किसान नेताओं को साधने के साथ ही संभाग के जिलों में पार्टी का चुनावी माहौल भी तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 4 दिसंबर को दोपहर 3 बजे बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी बैठक और शाम 6 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मिश्रा, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद राजेंद्र गहलोत, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य भूपेंद्र यादव, प्रदेश सह प्रभारी भारतीबेन शियाल, राष्ट्रीय सचिव अलका सिंह गुर्जर शामिल होंगे। ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति के उद्घाटन समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 8 सितंबर को जोधपुर आ सकते हैं। उनका दौरा प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रदेश के कई संभागों के में नड्डा को आगामी प्रोग्राम शेड्यूल किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन 10 सितंबर को समापन समारोह में तय है। वह बीजेपी के अनुसार जोधपुर संभाग के 6 जिलों जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और सीहोर के बीच करीब 20,000 बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। इसलिए 6 सितंबर से ही बीजेपी नेताओं को जोधपुर संभाग में तैयारियों को लेकर दौरे शुरू हो जाएंगे। राजस्थान बीजेपी राजस्थान में पूरी तरह चुनावी मोड पर उतरती नजर आ रही है। तभी राजस्थान में किसान वर्ग साधने के लिए बीजेपी राजस्थान के अलग अलग संभागों में किसान सम्मेलन करेगी। 4 सितंबर को सुबह 11 बजे अजमेर संभाग के नागौर जिले के डिटवाना में किसान सम्मेलन होगा, जिसमें 50,000 किसानों को जुटने की तैयारी है। इसके बाद 2 महीने में बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जोधपुर संभाग में बड़े किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। किसान सम्मेलनों में जरिए किसानों से बीजेपी को वोट देने की अपील की जाएगी। गहलोत सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में हराने के लिए किसानों से एकजुट होकर वोट की अपील की जाएगी। तभी केंद्र की मोदी सरकार की किसानों के हित में की गई घोषणाओं और स्कीम्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। जयपुर में जून 2022 में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया के नेतृत्व में किसान सम्मेलन पहले ही हो चुका है।
बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से होने वाले किसान सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बाबूभाई जवेलिया, बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, घनश्याम तिवारी को आमंत्रित किया गया है। बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवा, हीरानगर किसान मोर्चा महामंत्री ओपी यादव, जालम सिंह भाटी, जगदीश देवाशी, रामोतार मीणा समेत मोर्चा पदाधिकारी और प्रदेश भर के मोर्चा जिलाध्यक्ष कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद होंगे। कई और भी नेताओं के संपर्क किए जा रहे हैं। बीजेपी राजस्थान किसान मोर्चा अध्यक्ष हरिराम रणवा ने बातचीत में कहा, प्रदेश में कांग्रेस की गहलोत सरकार किसानों को वोट के दम पर बनी थी। राहुल गांधी ने 1 से 10 तक गिनती गिनने पर किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था। वह वादा आज तक अधूरा है। किसान कर्ज माफी का वादा हम सरकार को किसान सम्मेलन से याद दिलाएंगे। पिछले बीजेपी सरकार के वक्त 833 रुपए प्रतिमाह किसानों के बिजली बिल में सरकार अनुदान देती थी, जिससे गहलोत सरकार ने सत्ता में आने के बाद करीब 27 महीने तक बंद रखा और अब 1000 रुपए प्रतिमाह देने की शुरू की है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को दिल्ली दौरे पर हो रहे हैं। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश आने का न्योता भी दिया। इसके बाद वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, जहां उन्होंने नड्डा को पंचायती राज के नवनिर्वाचित सदस्यों के होने वाले सम्मेलन की जानकारी दी और उनसे इसमें शामिल होने का आग्रह भी किया, जिस पर उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। यह सम्मेलन अक्टूबर माह में मध्य प्रदेश में आयोजित करने की तैयारी है। हालांकि अभी इसी की तारीख तय नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने लिखा, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सरल, सहज और जुझारू व्यक्तित्व कार्य करने की नई प्रेरणा देता है। यह देश का सौभाग्य है कि उनके रूप में एक तपस्वी, जनसेवी और कर्मठ राष्ट्रपति देश को मिली है और उनका प्रेरणा प्राप्त का मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। भाजपा संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली प्रतिक्रिया में कहा था कि मुझे बिल्कुल भी घमंड नहीं है कि मैं ही योग्य हूं। पार्टी मुझे दरी बिछाने का काम देगी तो राष्ट्रहित में मैं यह भी करूंगा। पार्टी कहेगी कि तेज में रहो तो वहां रहूंगा। पार्टी कहेगी कि भोपाल में रहो तो वहां रहूंगा। राजनीति में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए। बीजेपी एक विशाल परिवार है। इसका प्रवाह में कोई आगे बढ़ता है तो कोई बाहर आता है। केंद्रीय स्तर पर एक टीम होती है जो यह तय करती है कि किसे क्या काम करना है, जिसे हम प्रदेश में तय करते हैं।
आगे की खबर की ओर, मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी हैं। इस अहम दौरान भाजपा 5वीं बार सत्ता में आने की कोशिश में है, तो इसके लिए पार्टी की तरफ से जिलाधिकारियों को परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनवाई जा रही है, जिससे आधार पर पार्टी प्रदेश के 15 जिलों में बदलाव की तैयारी में है। जिन जिलों में जिलाध्यक्ष की ज्यादा शिकायतें मिल रही है, उनको जल्दी बदला जा सकता है। निकाय चुनाव में जहां पार्टी के प्रत्याशियों की हार हुई या क्रॉस वोटिंग हुई, वहां पे अध्यक्षों को बदला जा सकता है। संगठन ने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को जिलाध्यक्षों को जानकारी मंगवाई है। इस आधार पर रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। संगठन की जानकारी में आया है कि कुछ जिलाध्यक्ष रंजिश के चलते चुनाव के बहाने पार्टी ईमानदार कार्यकर्ताओं को निशान पर ले रहे हैं। ऐसे अध्यक्षों के विरुद्ध निष्कासन के प्रभाव भेजेंगे। मामलों को संगठन ने भी गंभीरता से लिया है। इसे जिलाध्यक्षों की वर्किंग पर नजर रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक जिलाध्यक्ष अपने क्षेत्र के टिकट के दावेदारों का निष्कासन कर रहा है। भाजपा संगठन में व्यवस्था की कोई भी व्यक्ति एक ही पद पर हो, कार्यालय से अधिक समय तक नहीं रह सकता। इसलिए तय किया गया है कि कई जिलों के जिलाध्यक्ष जो लगातार 2 बार अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, संगठन उन्हें पद से मुक्त कर नई जिम्मेदारी सौंप सकता है। प्रदेश भर में ज्यादातर जिलाध्यक्षों को कार्यकाल इस साल नवंबर में खत्म हो रहा है। 2019 के नवंबर के संगठनात्मक चुनाव के बाद 33 नए जिलाध्यक्षों की पहली सूची 5 दिसंबर 2019 को जारी हुई थी। इसके बाद 24 जिलाध्यक्षों की सूची अलग अलग जारी हुई। पार्टी में केंद्र और राज्य स्तर पर संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया एक साथ चलती है। इस समय 2022 का साल संगठनात्मक चुनाव का है। वैसे 2017 में जिलाध्यक्षों का कार्यकाल खत्म होने पर उन्होंने हटाने की बजाय 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल भी अगले साल फरवरी में खत्म हो रहा है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही है। गंगा के उफान और बाढ़ के कारण वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में त्राहिमाम मचा है। बाढ़ प्रभावित इलाका का जायका लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के दौरे पर हैं। गाजीपुर और चंदौली में हालात का जायजा लेने के बाद सीएम योगी वाराणसी पहुंचा। बीएचयू हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने निकल गए हैं। बाढ़ पीड़ितों के मुलाकात करने के बाद गायनिका विद्यालय में राहत सामग्री का भी वितरण किया। अस्सी घाट से नगवा आदि क्षेत्रों को बोट से निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। दर्शन पूजन के बाद फिर ललिता घाट होते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने निकले। उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कई विधायक भी मौजूद रहे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में कानूनी व्यवस्था और विकास परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गाजीपुर और चंदौली में हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया था। इसके बाद पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण भी किया। उन्होंने गंगा की बाढ़ का दंश झेल रहे लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और बताया कि गंगा नदी में घटाव शुरू हो चुका है, लेकिन जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। गाजीपुर, वाराणसी और चंदौली जिले में हजारों परिवार बाढ़ से प्रभावित है। गोयनेका स्कूल स्थित बाढ़ राहत शिविर पहुंचे सीएम योगी ने लोगों से उनका हालचाल पूछा। बाढ़ प्रभावितों से कहा कि आपका इसी घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है, किसी भी प्रकार से उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीएम योगी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राहत शिविर में रहे लोगों को किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रहन सहन एवं खान पान की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। अगली खबर है बिहार से। मानसून की सक्रियता बढ़ने के एक बार फिर बादलों की अटखेलियां शुरू हो गई है। 3-4 दिनों से कहीं न कहीं वर्षा हो रही है। बुधवार को पटना समेत अरवल, गया, जहानाबाद, गोपालगंज, सिवन, मुजफ्फरपुर जिलों के 1-2 स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। वज्रपात से मौत भी हुई है। मौसम विभाग की ओर से पहले की अलर्ट जारी किया गया था।
एक बार फिर विभाग ने गुरुवार को अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानी की माने तो गुरुवार को राजधानी पटना समेत 24 जिलों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा का अलर्ट है। वहीं तराई वाले जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा में बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को भी सुपौल, मधेपुरा, अटरिया, किशनगंज, पूर्णिया व कटिहार जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। खासकर वर्षा के दौरान पेड़ के नीचे नहीं जाने, जल्द से जल्द पक्के छत के नीचे जाने की सलाह दी गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का बुधवार को लद्दाख और दिल्ली की अपनी यात्रा के समापन के बाद धर्मशाला में स्वागत किया गया। बता दें कि दलाई लामा ने 3 साल से अधिक के अंतराल के बाद लद्दाख और दिल्ली का दौरा किया है। वह लद्दाख में 1 महीने के लंबे प्रवास के बाद 26 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचे थे। लद्दाख बौद्ध संघ ने एक बयान में कहा था, परम पावन 14वें दलाई लामा लद्दाख में अपने महीने भर के प्रवास के बाद 26 अगस्त 2022 को लेह से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। परम पावन की मोटरसाइकिल के फोटांग गेफलिंग ज्वेत्सल को सुबह 7:30 बजे केबियार हवाई अड्डे लेह के लिए रवाना होने की उम्मीद है। इससे पहले दलाई लामा ने कहा कि तिब्बती पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय वास्तविक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि जल्द ही वह समय आएगा जब लद्दाखी फिर से लासा जा सकेंगे। तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समय बदल रहा है और एक समय आएगा जब लद्दाखी फिर से लासा जा सकेंगे। उन्होंने लेह में डिस्ट्रिक्ट साल गोनपा में एक नए शिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी किया। बैठक को संबोधित करते हुए दलाई लामा ने कहा कि राजनीतिक जिम्मेदारी से सेवानिवृत्त होने से पहले तिब्बतियों ने तिब्बत के मुद्दे को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए मध्यम मार्ग अपनाया है। दलाई लामा के दौरे के बीच 3 नेता पर कड़ी नजर रखेगा। बीजिंग विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित तिब्बती आध्यात्मिक नेता को एक अलगाववादी के रूप में देखता है, जिसका दावा है कि वह तिब्बत को विभाजित करने के लिए काम कर रहा है। सबसे प्रशंसित आध्यात्मिक नेताओं में से एक दलाई लामा एक ऐसे प्रतीक है जो न केवल अपने देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी लोकतंत्र और स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलते हैं अगली खबर की ओर। उपराज्यपाल व माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा ने बुधवार को तीर्थ यात्रिकों की सुविधा के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस कार्ड प्रणाली की शुरुआत की। यह कार्ड श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य होगा। इसकी मदद से भी
भीड़ प्रबंधक के साथ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की पल पल की जानकारी हासिल हो सकती है। कुछ दिनों से यह कार्ड ट्रायल के तौर पर श्रद्धालुओं को दिया जा रहा था। इसके लिए कटंडा में 29 काउंटर व नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं। उपराज्यपाल बुधवार को माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के मातृका सभागार में शिशाइन बोर्ड के 37वें स्थापना दिवस और चरण पादुका स्थित माता वैष्णो देवी गुरुकुल के 12वें वार्षिक दिवस समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भवन पर स्काई वॉक का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इससे श्रद्धालुओं के भवन पर मंदिर में आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। चूंकि वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर में स्थित है, इसलिए सुरक्षा हमेशा प्रमुख चिंता का विषय है और ये एक्सेस कार्ड सुरक्षा प्रतिष्ठान को ट्रैक करने और तीर्थ यात्रिकों को भीड़ को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में भी मदद करेंगे। अनुमान के मुताबिक हर साल जम्मू में, रियासी जिले में, कटरा में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में लगभग 1 करोड़ तीर्थ यात्री आते हैं। देश भर के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों को शिक्षकों को ग्रेजुएटी का लाभ देने का कानून को पूर्व प्रभाव से लागू करने पर अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को याचिकाएं खारिज करते हुए ग्रेजुएटी का भुगतान संशोधन कानून 2009 के प्राविधानों का पूर्व की तिथि 3 अप्रैल 1997 से लागू करने का वैध ठहराया है। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए स्कूलों को आदेश दिया कि वह 6 सप्ताह के भीतर कानून को मुताबिक शिक्षकों को ब्याज सहित ग्रेजुएट का भुगतान करें। कोर्ट ने कहा कि ऐसा न होने पर शिक्षक पैसा पाने के लिए उचित फोरम में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर देश भर के गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को शिक्षक पर होगा। शिक्षकों को ग्रेजुएटी कानून का लाभ 3 अप्रैल 1997 की तिथि से मिलेगा। ऐसे बहुत से शिक्षक होंगे जो नौकरी छोड़कर जा चुके होंगे या रिटायर हो गए होंगे। उन सभी को पूर्व तिथि के ग्रेजुएटी कानून का लाभ मिलेगा। निजी स्कूलों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा झटका है। शिक्षकों के हक में यह अहम फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेलायन त्रिवेदी की पीठ ने निजी स्कूलों को संघ और स्कूलों की अलग से भी दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए 19 अगस्त को दिया। इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया और बहुत से अन्य निजी स्कूलों ने याचिकाएं दाखिल कर कानून को सही ठहराने वाले देश को विभिन्न हाई कोर्ट जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इसके अलावा बहुत से स्कूलों ने सीधी सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर ग्रेजुएटी का भुगतान कानून 2009 की धारा ई और 13A की वैधानिकता को चुनौती दी थी, जिसमें शिक्षकों को ग्रेजुएटी का लाभ पहले की तिथि 3 अप्रैल 1997 से देने का प्राविधान था। बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते को मजबूत करने के उद्देश्य से विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को अबू धाबी पहुंचे। अबू धाबी और यूएई एक दूसरे के रिश्तों को कितना महत्व दे रहे हैं, इसे इस बात पर समझा जा सकता है कि पहली बार दोनों देश के बीच में गठित संयुक्त आयोग और रणनीतिक वार्ता एक साथ होगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अगुवाई में होने वाली आगामी बैठकों में खाद्य सुरक्षा, निवेश, रक्षा एवं अंतरिक्ष कारोबार, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, कौशल विकास सहित अन्य मुद्दे पर बात होगी। सूत्रों ने बताया है कि जयशंकर की यह यात्रा 3 वजहों से महत्वपूर्ण है। एक तो दोनों देशों में बीच मुक्त व्यापार समझौता होने के बाद पहली बार संयुक्त आयोग और समग्र रणनीतिक वार्ता होने जा रही है। दूसरा, देशों अमेरिका और इजराइल के साथ ITU-2 गठबंधन बनने के बाद पहली बार द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा करेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर ऊर्जा बाजार की अनिश्चितता को देखते हुए भारत के लिए यूएई की अहमियत काफी बढ़ गई है। यूएई भारत को तेल आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। हाल के महीनों में इराक भारत के लिए एक बड़ा तेल आपूर्ति का देश है।
लेकिन वहां की आंतरिक स्थिति काफी खराब हो रही है। इसका असर तेल आपूर्ति पर पड़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में भारत यूएई से और ज्यादा तेल खरीद सकता है। दूसरी तरफ यह सूचना भी आ रही है कि यूरोपीय देशों भी यूएई ज्यादा तेल खरीदने के वाले हैं। जयशंकर यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल निहान के साथ अपनी बैठक में तेल आपूर्ति बढ़ाने का मुद्दा उठा सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बोलने वाली नहीं बल्कि सुनने वाली होगी, जहां राहुल गांधी भाषण नहीं देंगे बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को सुनेंगे। राहुल 7 सितंबर को तमिलनाडु में कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा देश के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरेगी और लगभग 150 दिन में खत्म होगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी का उद्देश्य भाजपा के भारत बांटने के खिलाफ भारत को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी द्वारा की गई सबसे बड़ी राजनीतिक लामबंदी है और गांधी के पैदल मार्च शुरू करने के पीछे सामाजिक ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानता और केंद्र के साथ शक्तियों का सरकेंद्र है। रमेश ने कहा राहुल गांधी भाषण नहीं देने जा रहे, वह सुनने वाले हैं। उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा बोलने वाली नहीं बल्कि एक सुनने वाली यात्रा है, जहां राहुल लोगों को उत्सुकता से सुनेंगे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि भाजपा भारत तोड़ो में विश्वास करती है, जबकि कांग्रेस भारत जोड़ो में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि गांधी पूरी दूरी पैदल तय करेंगे। रमेश ने कहा कि सभी समान विचारधारा वाले लोगों को गांधी के साथ पैदल यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल कन्याकुमारी में 7 सितंबर को एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। टीएनसीसी प्रमुख केएल अलागिरा ने कहा कि द्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कन्याकुमारी में गांधी के साथ शामिल होंगे और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कांग्रेस नेता को सौंपेंगे। राहुल द्वारा संबोधित की जाने वाली जनसभा में विभिन्न गठबंधन पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। राजनीतिक चुनौतियां हैं देश के सामने और इन चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक पॉलिटिकल परंतु नॉन पार्टीजान यह राजनीतिक रैली है, एक राजनीतिक यात्रा है, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। इसमें कांग्रेस नेता शामिल हैं और ये नॉन पार्टीजान है। हम अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों को हमने गुजारिश की है कि अगर वो संविधान में विश्वास रखते हैं और अगर वो ये मानते हैं कि आज वो संविधान खतरे में है, लोकतांत्रिक सिद्धांत जो है, लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं वो खतरे में है, तो वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। कांग्रेस ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि वह राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भाजपा जोड़ो यात्रा को पटरी से उतारने के लिए दिन रात काम में लगे हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि वह जानते हैं कि मोदी के विभिन्न राजनीतिक दलों में कई मित्र हैं। वह दिन रात इस यात्रा को विफल बनाने के लिए प्रयासरत है। भाजपा लगातार इस यात्रा की सफलता को सुनिश्चित नहीं होने देने के लिए कार्यरत है। कांग्रेस का महंगाई पर 5 अगस्त का प्रदर्शन कामयाब हुआ था, इसलिए भाजपा और मोदी घबराए हुए हैं। यात्रा से एक हफ्ते पहले गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने और पार्टी में हो रही ऐसी कुछ अन्य घटनाओं को लेकर जयराम रमेश ने कहा कि लोग आएंगे और लोग जाएंगे, लोग बयान भी देंगे, लोग हम पर हमले कर सकते हैं, लोग गांधी पर हमले कर सकते हैं, इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यात्रा जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि यह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक चलेगी। 3750 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को पूरा करने में कुल 150 दिन लगेंगे।
विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।